हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वंशिका शर्मा और आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में बहुत सारा देखा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत कंफ्यूज हैं काउंसलिंग के प्रोसेस को लेके, उसके डॉक्यूमेंट्स को लेके, उसके जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको लेके। वो लग रहा है कि काउंसलिंग में पता नहीं क्या होने वाला है और वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। वो ये कह रहे हैं कि कब तक काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, हमारे पेरेंट्स पूछ रहे हैं। देखो, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाएगा, हर कोई आप पे ऐसे ही प्रेशर डालेगा, ऐसे ही आपसे पूछेगा कि कब लोगे एडमिशन। क्योंकि जो नर्सिंग का, जो मेडिकल स्टूडेंट्स का जो भी करिकुलम रहता है, जो भी उनका टाइमिंग रहता है, वो ऐसे ही रहता है। उनको थोड़ा टाइम लगता है। मैं जानती हूँ आप लोगों को स्कूल से निकले काफ़ी टाइम हो चुका है और अब तक आपने कहीं पर एडमिशन नहीं लिया है। आपकी बाकी फील्ड्स के जो फ्रेंड्स होंगे जो किसी और फील्ड में जिन्होंने एडमिशन लिया है, उनकी शायद अब तक क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है और सेमेस्टर एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं। बट ऐसा ही होता है। मेरे टाइम पे भी जब मैंने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना था, मेरे फ्रेंड्स ने तो इवन ये तक कहना शुरू कर दिया था कि तुम्हें एडमिशन लेना है या नहीं लेना, क्या कर रहे हो। तो पेरेंट्स को भी ऐसे ही तो उनको समझाओ कि थोड़ा समय लगता है, सरकारी काम है वो, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अलॉटमेंट जब तक नहीं हो जाती तब तक चिल करो, ठीक। अब हम बात करते हैं काउंसलिंग की। देखो, आज मैं आप लोगों को ना इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग का प्रोसेस और काउंसलिंग के बाद का प्रोसेस सब बताने वाली हूँ, ठीक है। तो मेरे साथ वीडियो को एंड तक देखना, जुड़े रहना। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो ताकि मैं आपको वो क्लैरिफाई करके दे दूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मोस्ट आस्क्ड है वो ये है कि दीदी काउंसलिंग कब तक होगी, मैम काउंसलिंग कब तक होगी। देखो, इस वीक या नेक्स्ट वीक तक में भी नोटिस आ जाए आपकी यूनिवर्सिटी से कि काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। काउंसलिंग कैसे स्टार्ट होगी? अभी जैसे ही आपका नोटिस आएगा काउंसलिंग का नेक्स्ट वीक में, इस वीक में मतलब सितंबर में नोटिस आ जाना चाहिए, आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, जो जहाँ तक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या होगा, जिस पोर्टल से आपने अपना एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया था, जिस पोर्टल से आपने एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया था सीईटी एग्ज़ाम का, वहाँ से ही पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपनी कॉलेजेस की जो चॉइस है वो फिल करनी है। आपको अपनी प्रायोरिटी वाइज आपकी फ़र्स्ट काउंसलिंग के लिए आपको चॉइस फिल करनी है, ठीक है। आप अपनी कर दोगे फिल, जिसको जो चाहिए। जैसे आपको मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बताया, आप जाके देख सकते हो, जिसने अगर नहीं देखी है उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको चॉइस नहीं पता, इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप कॉलेजेस को जाके विज़िट कर लो, क्योंकि अगर एक बार काउंसलिंग का नोटिस आ गया, आपके पास टाइम नहीं बचेगा कि आप कॉलेज को विज़िट करने जाओ, वहाँ पे देखो क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपनी कॉलेजेस की लिस्ट बना के अभी रख लेनी चाहिए कि आपको क्या क्या प्रायोरिटी वाइज लिस्ट भरनी है। आप जितनी भी कॉलेजेस आप भरना चाहते हो आप भर सकते हो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वहाँ पर फिल करनी है। फिर जैसे ही क्या होगा, जब आप चॉइस फिलिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपको जो फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको कॉलेज अलॉट कर देगी। कॉलेज अलॉट होने के बाद जिस भी कॉलेज में आपका अलॉटमेंट हुआ है, तो जैसे ही आपका कॉलेज अलॉट हो चुका है, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी जो 60,000 यूनिवर्सिटी की फ़ीस है वो ऑनलाइन ही पे करनी होगी। ऑनलाइन जब वो सबमिट हो जाएगी तो फिर आपके पास एक डेट आएगी, आपके पास मतलब एक डेट होगी कि जिसको सीट अलॉट हो गई, जिसने पेमेंट कर दिए, वो उस दिन जाके यूनिवर्सिटी में अपनी यूनिवर्सिटी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगी। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बता दिए थे सारे। उसमें कुछ चीज़ें ऐड होने वाली, वो मैं वीडियो के लास्ट में बताने वाली हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वहाँ पे जाके अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेनी है। वहाँ से जब आपको क्या करना है, वहाँ से लाके उन डॉक्यूमेंट्स, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रख के नहीं बैठना है, समझ रहे हो, अपने पास नहीं रखना है, ठीक है। अगले ही दिन कॉलेज में रिपोर्ट करना है आपको। कॉलेज में रिपोर्ट करोगे तभी आपका जो एडमिशन है वो कंप्लीट हो पाएगा। अदरवाइज़ जो आपने पे की है फ़ीस, वो गारंटी नहीं है कि आपको उस कॉलेज में सीट मिल गई है। आपको नेक्स्ट डे जाके उस कॉलेज में रिपोर्ट करना है विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि जैसे यूनिवर्सिटी ने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए वैसे ही आपका कॉलेज भी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा, ठीक है। और फिर जब आपको वो वेरिफिकेशन कर देगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो वो अपने पास ही रख लेंगे ताकि आप और कहीं एडमिशन ना ले सको और दूसरी काउंसलिंग में ना जा सको। जैसे कि उसमें से वो क्या क्या अपने पास रख सकते हैं, 10-12 की मार्कशीट रख लेंगे, ठीक है, आपका जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो रख लेंगे। तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी, आपके सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एक तो पहले तो अब तो डिजी लॉकर में आ गया है सब कुछ,
दूसरा, उनको कैम स्कैनर से या किसी भी स्कैनर ऐप से उनको स्कैन करके उनका PDF बनाकर अपनी फ़ोन में रख लेना, क्योंकि इन फ्यूचर आपको कुछ भी अगर नीड पड़ती है ना, और अगर आपके अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो फिर कॉलेज से उनको निकलवाने का थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, ये सब। तो अपने सारे डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी भी और कैम स्कैनर में उनको स्कैन करके PDF बना के ज़रूर रख लेना। अब सेकेंड थिंग हम आगे बात करते हैं, ये होने के बाद ही आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको कॉलेज को भी कुछ फ़ी पे करनी पड़ती है, वो वहाँ जाके पता चलेगा। लेकिन इस एक बात का खास ख्याल रखना, अगर तुम वो डॉक्यूमेंट्स लेकर गए और उनको कॉलेज में नहीं लेकर गए, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपने कॉलेज में जाके आपने रिपोर्ट नहीं किया तो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, क्योंकि कॉलेज क्या करता है, अगले ही दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से पूरी हुई तो उसको अगले दिन से भी मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे उनको डेटा भेजना पड़ता है अपना, कि हमारे पास इतने सारे स्टूडेंट आए हैं रिपोर्ट करने के लिए, इतनी सीट हमारी अभी भी वेकेंट रह गई हैं, आप उनको ऐड कर लो। तो आप क्लेम नहीं कर पाओगे अगर आप नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे नहीं गए वहाँ पे, तो नेक्स्ट डे ही रिपोर्ट ज़रूर करना कॉलेज में जाके, ठीक है, ताकि उनको पता रहे कि उनकी सीट कितनी फिल हो गई है और कितनी उनको वापस देनी है, वरना आपका एडमिशन वहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, आपकी सीट वहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। इस बात का ध्यान ज़रूर रखना, ओके। वैसे तो मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे उनकी मैंने पिछले वीडियो में आपको सब बता दिया कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। मैं फिर भी कुछ चीज़ें उसमें ऐड करना चाहूँगी, आप उनको नोट कर लीजिएगा। देखो आपको क्या क्या चाहिए, मैं दोबारा से एक लिस्ट बना देती हूँ। पहले आपको 10th की मार्कशीट चाहिए। अब जो 10th की मार्कशीट है उसमें एक चीज़ नोट करना कि जो 10th की मार्कशीट में आपका नेम है ना, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका नेम, वो चीज़ें आपके बाकी अदर डॉक्यूमेंट्स के साथ भी मैच करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो मैच नहीं होती तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, ठीक है। उनको देख लेना, आधार कार्ड से, चीज़ों से उनका मैच होना ज़रूरी है। 10th की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है, मदर्स नेम, फादर्स नेम, सब कुछ वो आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स में सेम होना चाहिए। इवन लेटर्स का भी फ़र्क नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो इस बात को। बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा ऐसा इशू आ जाता है, इशू क्रिएट कर देते हैं वो, और फिर आपको वहाँ पर आप भागा दौड़ी भी करोगे, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर कोई इशू है ना अभी, तो उसके लिए आप सोल्यूशन ढूंढ सकते हो, उस टाइम पे आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा। तो नेक्स्ट चीज़ अब मैं बताना चाहूँगी कि 10th 12th की मार्कशीट हो गई, आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आपको अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट ज़रूर ले लेना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बिना आप वहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाओगे, वो आपको आपके प्रीवियस इंस्टीट्यूट से लेना पड़ता है कि ये बच्चा यहाँ पे पढ़ के गया था, अब हम इसको यहाँ से रिलीव कर रहे हैं, ये कहीं और जाने के लिए कहीं और जाके एडमिशन लेने के लिए अलाउड है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, अब जो बहुत ज़्यादा बच्चों को कंफ्यूज कर रही थी, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इस बात की है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट कौन सा चाहिए, और डोमिसाइल अपडेट करवाना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट अपडेट करवाना है, EWS सर्टिफिकेट का क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो उसके लिए अब हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखो अभी मैं आपसे सबसे पहले बात करती हूँ कास्ट सर्टिफिकेट की। कुछ बच्चों ने मेरे से ये भी पूछा है कि मैम हम जनरल कैटेगरी से हैं तो हमें कौन सा सर्टिफिकेट बनवाना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जनरल कैटेगरी के लिए कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होता है, आपको कोई सर्टिफिकेट बनवाने की नीड नहीं है। दूसरा ये कि कास्ट सर्टिफिकेट मेनली आप जो हरियाणा के रेजिडेंट बच्चे जिनके पास हरियाणा का डोमिसाइल है, सिर्फ वो शो करें, दूसरे नहीं शो करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आउटसाइड वाले हैं वो वैसे भी जनरल कैटेगरी से ही फाइट कर रहे हैं। तो आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लेकर जाओ या ना जाओ, बात बराबर है, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं SC ST OBC, जो भी आपकी कास्ट सर्टिफिकेट हैं, याद रखना उनको हरियाणा वाला बनवाना। एक होता है स्टेट वाला, एक होता है सेंटर वाला। तो सेंटर वाला मत बनवाना, जो भी अपडेट करवा रहे हो या जो भी करवा रहे हो वो हरियाणा वाला ही करवाना है, ठीक है। वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, वही वहाँ पे शायद मांगा भी जाएगा क्योंकि आप स्टेट कोटा से भर रहे हो ना, तो सेंटर वाला मत लगवाना। सेकेंड थिंग, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है इस साल की अप्रैल 1 के बाद का ही कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा, ये बात आप ध्यान रखना। अगर किसी का नहीं है तो बहुत सारे CHC सेंटर्स होते हैं, जो अटल सेवा केंद्र होते हैं, वहाँ पे भी जाओगे आप अपडेट करवा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी से अपडेट करवा के रख लो, एट द टाइम पे कुछ भी नहीं हो पाएगा, आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे, फिर आपका जो पूरा साल है वो वेस्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अभी इसको अपडेट करवा। अब हम बात करते हैं EWS सर्टिफिकेट की। EWS सर्टिफिकेट भी आपको क्या करना है, 1 अप्रैल 2024 के बाद का शो करना है। अगर किसी का पुराना है तो उसको नया बनवा लो या फिर अपडेट करवा लो। दूसरा, एक और बात सुन लो, जो भी बच्चा EWS सर्टिफिकेट दिखा रहा है
उसको इनकम सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा। अगर आप EWS कोटा से सीट लेना चाह रहे हो, EWS सर्टिफिकेट वहाँ पर शो कर रहे हो, आपसे इनकम सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा, क्योंकि विदाउट इनकम सर्टिफिकेट आपका EWS का जो सर्टिफिकेट है वो कोई मायने नहीं रखेगा। तो इनकम सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट दोनों को 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही दिखाना, अपडेट करवा लेना अपना, ठीक है। जो आउटसाइड वाले हैं, आउटसाइड हरियाणा वाले हैं, उनको ना तो कास्ट सर्टिफिकेट की नीड है, ना उनको EWS सर्टिफिकेट की नीड है। वो इसलिए नीड नहीं है क्योंकि उनको जनरल कैटेगरी से ही फाइट करना पड़ेगा। मेनली क्या होता है, जो बच्चे होते हैं आउटसाइड वाले, वो 50% सीट्स तो मैनेजमेंट की ही लेकर जाते हैं, तो मैनेजमेंट कोटा से ही होता है उनका। तो वो वैसे भी जनरल से फाइट करेंगे, तो आप लोग रहने दे सकते हो। अगर आप आउटसाइड हरियाणा से हो तो आपको इन सर्टिफिकेट्स की नीड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब फोटोग्राफ्स की। अपनी 10-15 जितनी भी लेटेस्ट फोटोग्राफ्स है वो अपनी खिंचवा के रख लेना, बहुत बेटर रहेगा। अब आपको क्या चाहिए, जो आपने फॉर्म फिल किया था, CET का फॉर्म फिल किया था, उसका फ्रंट पेज होगा आपके पास। जब आप फॉर्म फिल करने जाते हो तो जो फॉर्म फिल करने वाले लोग होते हैं, साइबर कैफ़े वाले लोग होते हैं, वो आपको आपके फॉर्म का पूरा प्रिंट आउट निकाल के देते हैं। अपना प्रिंट आउट अपने पास रखना, एडमिट कार्ड अपने साथ रखना। एडमिट कार्ड क्या होता है, एक बार डाउनलोड होने के बाद कुछ टाइम तक वो लिंक एक्टिवेट रहता है, फिर वो बंद हो जाता है, तो डाउनलोड होना बंद हो जाते हैं। अगर आपके पास आपका एडमिट कार्ड है तो अच्छी बात है, अगर डाउनलोड हो पा रहा है कहीं से तो अच्छी बात है, बट ज़्यादा परेशान मत होना कि एडमिट कार्ड नहीं है तो मैं क्या करूँ। अगर ज़्यादा परेशान मत होना अगर एडमिट कार्ड नहीं है, बट अगर है तो उसको रख लेना, डाउनलोड हो रहा है तो करवा लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कोर कार्ड की। मैंने स्कोर कार्ड पिछली बार भी बताया था और मैं कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे बच्चों को बता चुकी हूँ। स्कोर कार्ड कोई पर्सनली आपका अपना स्कोर कार्ड नहीं निकलेगा। आपके पास जो एक बहुत सारा PDF आया होगा सबके रिजल्ट का, कंबाइंड रिजल्ट का, उसमें आपको उस PDF में आपको अपना नाम सर्च करना है। अपना नाम सर्च करके जिस पेज पे आपका नाम है आपको वो प्रिंट आउट निकलवाना है। फिर उसके बाद अपने नाम को उसमें हाईलाइट कर देना, हाईलाइटर से उसके 2-3 प्रिंट निकलवा लेना, एक को ऐसे ही छोड़ देना, एक को हाईलाइट कर लेना, उसमें अपने नाम को हाईलाइट करके रख लेना। वो आपका स्कोर कार्ड है। ऐसे कोई पर्सनली स्कोर कार्ड उन्होंने नहीं निकाला है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी बारी आती है ID प्रूफ की। ID प्रूफ का क्या करना है आपको, आधार कार्ड अपने पास ज़रूर रखना, आधार कार्ड भी रख लेना और बाकी 1-2 ID प्रूफ और भी रख लेना अपने साथ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो चीज़ मुझे आज ही पता चली, मैंने भी कहीं से उस इन्फॉर्मेशन ली है, वो ये चीज़ है कि फैमिली ID हरियाणा वालों को किस चीज़, हरियाणा में ऑलमोस्ट सभी की जो परिवार पहचान पत्र है वो बन चुका है, फैमिली ID बन चुकी है, तो आप अपनी फैमिली ID की फ़ोटोकॉपी भी रखना। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, ओरिजिनल तो रखोगे ही रखोगे, इनकी 2-2 फोटोकॉपी के सेट ज़रूर बना के रख लेना। वहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है, वहाँ पे एट द मोमेंट कहाँ फोटोकॉपी करवाते हुए भागोगे, तो अपनी फोटोकॉपी के सेट बना के ज़रूर रख लेना, क्योंकि क्या होगा, कॉलेज जाओगे वहाँ पे भी फोटोकॉपी के सेट्स चाहिए, तो बेटर होगा कि सेट्स बना के रख लो। तो फैमिली IDs, और हाँ, फैमिली ID सिर्फ हरियाणा रेजिडेंट्स को चाहिए, आउटसाइड हरियाणा वालों को फैमिली ID की नीड नहीं है। तो बस ऐसे यही कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको नीडेड थे। इसी प्रोसेस से आपकी काउंसलिंग होगी या इसी प्रोसेस से आपका एडमिशन होगा। कोई और नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको जल्दी ही बता दूंगी, जो जैसे ही मेरे पास इन्फॉर्मेशन आएगी वैसे मैं बता दूंगी। आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आगे इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर आप चाहते हो कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और रिलैक्स करिए। बाय बाय।